ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ रिवीजन किए हो तो डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, हेडिंग दीजिए। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कल डिस्कस किए थे, लेकिन उसको सेपरेटली हम आगे एक्सप्लेन कर दे रहे हैं ताकि आपको लिमिटिंग वैल्यू पता चले। ठीक है, कल सब समझ में आए हैं? डाउट भी है? हाँ, क्या इतना एटीट्यूड किस बात का? हाँ या ना बोल दो। डाउट नहीं है कि समझ नहीं आया? चलिए कहानी सुनते हैं हम लोग। देखिए, ये फिगर ए है, इसमें क्या सिचुएशन है अभी सिर्फ देखिए आप लोग, लिखना कुछ नहीं है अभी। एक ब्लॉक है जिसका मास m बराबर 2 kg है। ठीक, ग्राउंड पे रखा हुआ है और इनके बीच का जो कांटेक्ट सरफेस है, उस सरफेस का जो रफनेस है, रफनेस ऑफ सरफेस, तो म्यू स्टैटिक इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, अब इनके बीच का कांटेक्ट सरफेस का रफनेस दिया हुआ है, हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं एक इस डायरेक्शन में, जिसका इनिशियली यानी कि जो हम लोग डायग्राम ए ले रहे हैं उसमें इनिशियल फोर्स 0 है उसका। ठीक है, इनिशियल फोर्स 0 है। कहानी समझ रहे हैं? एक ब्लॉक है जिसका मास 2 kg है और वो ग्राउंड पर रखा हुआ है, तो उनके बीच का जो कोफिशिएंट ऑफ क्या बोलेंगे फ्रिक्शन है वो 0.5 है, रफनेस उसका 0.5 के अकॉर्डिंग है। अब इनिशियली हमने डायग्राम ए, अभी हम 4-5 डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम ए में हमने उस फोर्स का वैल्यू 0 रखा है। फोर्स बढ़ेगा, फोर्स का स्टार्टिंग वैल्यू 0 है। ठीक है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा कि नहीं? फ्रिक्शन फोर्स लगेगा या नहीं? फ्रिक्शन फोर्स 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका रिलेटिव मोशन होगा ही नहीं, क्योंकि F का वैल्यू क्या है? 0 है। तो जब F का वैल्यू 0 है यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगा ही नहीं, तो फ्रिक्शन फोर्स भी नहीं लगेगा, क्योंकि सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है वो। ठीक, अब हम बात करें, एक टर्म आता है जिसको हम लोग एफएस मैक्स बोले थे। एफएस मैक्स मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना? और उसका वैल्यू क्या आया था? म्यू इंटू एन। तो म्यू का वैल्यू 0.5 है और एन क्या निकलेगा? mg। तो इक्वल टू 0.5 इंटू 2 इंटू 10, दैट इज इक्वल टू 10 न्यूटन। यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 10 न्यूटन है। पहले केस में जो ए है उसमें हम क्या देख रहे हैं कि एक्सटर्नल फोर्स क्या लगा? 0। सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस यहां ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग। अब इस केस में सपोज हम ये मान लेते हैं कि इस पर जो फोर्स लगा F, दैट इज 4 न्यूटन। ठीक, मास वही 2 kg, जी का वैल्यू फिर से हम वही लेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगा और म्यू का वैल्यू 0.5 रहेगा, क्योंकि कॉन्टेक्ट सरफेस वही है। इसमें सिर्फ चेंज किस में आया? फोर्स, जो अप्लाइड फोर्स है उसमें। तो डायग्राम ए और बी में जो मेजर डिफरेंस है वो सिर्फ किसका है? जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया गया है उसका है। पहले 0, उसके बाद 4 न्यूटन। अब मेरा ये सवाल है कि इस केस में अब जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, क्योंकि बॉडी किस कंडीशन में है? रेस्ट में है, तो यहां पर रेस्ट में रहेगा कि नहीं रहेगा देखते हैं। तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन या जो भी फ्रिक्शन फोर्स होगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 4 न्यूटन होगा। ये 4 न्यूटन का होगा। ठीक, तभी तो ये बैलेंस रहेगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg रहेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल
जो mg के बराबर होगा। ठीक है, अब हम लोग सी में आते हैं। सी में एज इट इज सेम वही सिचुएशन है, ब्लॉक जिसका मास कितना है 2 kg, इस बार इस डायरेक्शन में 8 न्यूटन फोर्स लगता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, अपवर्ड डायरेक्शन में n। तो अब इस बात पूछना है कि इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो कितना होगा, 8 न्यूटन होगा। और उसके बाद सी डायग्राम में हम आ रहे हैं, डी में आते हैं। तो यहां पर ब्लॉक 2 kg, इस बार यहां 10.001 न्यूटन का फोर्स लगा। आपको बताना है डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो mg लगा, अपवर्ड में नॉर्मल, इस डायरेक्शन में फोर्स कितना लगेगा, 10। तो ये मैक्स हो जाएगा, होगा ये। और बॉडी पर जो नेट फोर्स एक्ट करेगा एफ नेट, दैट इज इक्वल टू 10.0001 माइनस 10, दैट इज इक्वल टू 0.001 न्यूटन। ये एक नेट फोर्स बॉडी पर लग गया। हम इसको मानते हैं ये सिचुएशन को कि ए से सी में क्या हुआ, ए से सी में ब्लॉक पर जो हम एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा रहे थे उसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा था, तो उसके परमिसिबल लेवल तक था, जितना वो परमिट कर रहा था परमिसिबल लेवल तक था। मतलब ये 0 न्यूटन तो इसने 0 लगाया, 4 न्यूटन तो 4 लगाया, 8 न्यूटन तो उसने 8 लगाया। ठीक है, इसलिए बोलते हैं सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है, जैसा लगा उसके अकॉर्डिंग लग गया। मैक्सिमम कितना लगा सकता है, 10, उससे ज्यादा नहीं लगा सकता है। ये जो अमाउंट है ये जस्ट वो फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम कर दिया। फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम किया मतलब अब ब्लॉक जस्ट मूव करने के लिए रेडी है, अब वो रुकेगा नहीं, बढ़ेगा आगे। यदि थोड़ा सा भी मैग्नीट्यूड और बढ़ाएंगे वो रेस्ट स्टेट से मोशन स्टेट में आ जाएगा। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू है, ये इसको हम लोग बोलेंगे द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम परमिसिबल, maximum permissible value of friction is called maximum value of static friction or limiting friction। क्यों? क्योंकि अब क्या हो रहा है, लिमिटिंग वैल्यू क्रॉस कर गया, अब बॉडी अपना स्टेट चेंज कर लिया। स्टेट चेंज करना मतलब रेस्ट से मोशन में आ गया। तो वो मैक्सिमम जो परमिसिबल वैल्यू है वही मैक्सिमम आपका स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है, और उसी को हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। इसके बाद बॉडी मोशन करेगा। ठीक है, और यदि फोर्स का मैग्नीट्यूड और बढ़ेगा तो इस डायरेक्शन में बॉडी का एक्सेलरेशन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि F इज इक्वल टू ma। तो नेट फोर्स जितना ज्यादा होता जाएगा एक्सेलरेशन उतना ही होता जाएगा। ठीक है, अभी बहुत छोटा अमाउंट का फोर्स है तो जस्ट मूव करने के लिए रेडी है वो, लेकिन यदि हम उससे और ज्यादा फोर्स बढ़ाएंगे, जैसे मान लीजिए एक ई पॉइंट ले लेते हैं, तो ई पॉइंट में ब्लॉक मास 2 kg, इस डायरेक्शन में सपोज मान लीजिए 12 न्यूटन फोर्स देते हैं, तो इस डायरेक्शन में जो Fs मैक्स है ये तो वैल्यू हमारा 10 न्यूटन का ही रहेगा। तो बॉडी पर आप नेट फोर्स F नेट इज इक्वल टू 12 माइनस 10, दैट इज इक्वल टू 2 न्यूटन। और ये किसके बराबर, m इंटू ए। तो a बराबर कितना हो गया, 2/2, दैट इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि ब्लॉक जो है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मोशन करने लगेगा, रेस से चलना स्टार्ट करेगा। मान लीजिए आपसे पूछा कि 3 सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी क्या होगा या 3 सेकेंड के बाद उसका पोजीशन क्या होगा, आप निकाल सकते हैं ना। एक रेस से चलना स्टार्ट किया तो इसको ओरिजिन मान के चलेंगे, तो आपको s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर पता है, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। आपसे 3 सेकेंड के बाद पूछेगा तो s बराबर 1/2 इंटू 1 इंटू 3 स्क्वायर, तो s बराबर कितना आ गया 9/2, दैट इज इक्वल टू 4.5 मीटर। ठीक है, 4.5 मीटर पे होगा, निकाल सकते हैं आप। तो ये
सब वो तो आगे एक्सप्रेशन क्वेश्चन करेंगे ही हम लोग उसमें। आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझना था कि बॉडी, जब बॉडी पर फोर्स बढ़ता है उसके अकॉर्डिंग फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ता है, और एक लिमिटिंग वैल्यू क्रॉस कर जाता है तो वो उसका लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाता है, और उसके बाद बॉडी मोशन में आ जाएगा। अब एक बात और है, इसमें हम आगे बताएंगे ही, लिखाएंगे अभी आगे। इसके बाद जब बॉडी का एक्सेलेरेशन, बॉडी के पास मोशन आ गया, बॉडी के बाद मोशन आ गया तो फ्रिक्शन लगता है, लेकिन वो फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे कम होता है। क्यों? क्योंकि जब बॉडी मोशन करने लगेगा, व्हेन द बॉडी विल मूव, यदि वो बॉडी मूव करने लगेगा तो वहां पर जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा उसके बीच का जो कॉफिशिएंट आएगा म्यू, दैट इज के, म्यू के मतलब कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। और हमको पता है कि म्यू एस इज ग्रेटर और इक्वल टू म्यू के, यानी कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट है वो उसका वैल्यू थोड़ा सा या तो कम होता है या लगभग बराबर होता है स्टैटिक फ्रिक्शन के जो कोफिशिएंट है उसके, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब जब एक बार आप खुद खुद ये सोचिए कि जैसा हम बताए थे कि जब बॉडी मोशन कर गया तो दो दो सरफेसेस के बीच में जो लॉकिंग हो रहा था वो लॉकिंग हो नहीं पाएगा, क्योंकि बॉडी मोशन में है तो जो भी उसका ट्रफ एंड क्रस्ट जो इंटरसेक्ट हो रहा है वो उसको तोड़ता हुआ निकल जाएगा, तो लॉकिंग होगा नहीं, वेल्डिंग होगा नहीं। जब वेल्डिंग नहीं होगा तो ऑब्वियसली ये जो म्यू का वैल्यू है इस केस में कम हो जाएगा, बॉडी ज्यादा स्मूथली निकल पाएगा। ऐसे भी आप साइकिल चलाए हैं मान लीजिए, तो साइकिल स्टार्ट जब आप पैडल पर प्रेस करते हैं, पैर स्टार्ट करने के लिए आप रेस्ट से चलना स्टार्ट करते हैं तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, या जब साइकिल रनिंग में होता है तब ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। रेस्ट से जब अपने स्टेट चेंज करते हैं, और ये वही है। अब जब मोशन होता रहेगा तो म्यू का वैल्यू आएगा, जो कि या तो इसके बहुत केसेस में इसके बराबर भी होता है, कुछ केसेस में कम भी होता है, लेकिन कभी भी म्यू के का वैल्यू म्यू एस से ज्यादा नहीं है। समझ गए? इसको राइट डाउन कीजिए, फिर पॉइंट्स लिखाते हैं। ये लिखने की फिलहाल जरूरत नहीं है, जब अलग पॉइंट बताएंगे तो फिर बताएंगे आपको अच्छे से। तो फास्ट लिखिएगा, आज क्वेश्चन ज्यादा कराना है। आज फ्रिक्शन का थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चंस भी कराएंगे, और कल भी, कल मतलब मंडे को, वेडनेसडे को डाउट सेशन रहेगा आपका मॉड्यूल का, बना के रखिएगा, 2 दिन समय रहेगा आपके पास।
तो काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट होगा। आज फिर 2-3 लोग एब्सेंट हो गए। मैंने बोला था अंकित झा, देख लिया सब कुछ ठीक चल रहा है, उसी के कंधों पे पूरा जिम्मेदारी है इंस्टीट्यूशन चलाने की। और वो तो एब्सेंट हुआ ही, उसको भी बोला कि अब चलो कुछ नहीं रहा यहाँ है? हर बैच में 2-3 लोग होते हैं ऐसे, जिन कंधों पर बैच को चलाने की जिम्मेदारी होती है। हो गया? चलिए काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे। When there is relative motion between two bodies, two surfaces कह लीजिए, एक ब्लॉक 10 kg और इस डायरेक्शन में ब्लॉक का मोशन v बराबर 2 मीटर पर सेकेंड है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, देखिए यहां पर अभी पहले ब्लॉक जो है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मोशन कर रहा है। ठीक, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मोशन कर रहा है। अभी भी सिचुएशन इस तरह का है कि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मतलब बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स कहीं ना कहीं नेगेटिव एक्स में लग रहा होगा, लेकिन बॉडी का मोशन किधर है? पॉजिटिव एक्स। ऐसा क्वेश्चन हम लोग देखे भी हैं पहले। आपको क्या लगता है फ्रिक्शन किधर लगेगा? हाँ, माइनस एक्स या प्लस एक्स? आप किसको पैरामीटर लेंगे? जो बॉडी पर नेट फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में, उस पर लेंगे, या जिधर मोशन कर रहा है उस पर लेंगे? जिधर मोशन कर रहा है ऑब्वियसली। तो इस डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, और चूंकि बॉडी मोशन में है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन सिंपल, कुछ नहीं इसमें, एफ के इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू के इंटू एन। सिर्फ स्टैटिक फ्रिक्शन में जहां म्यू के था, म्यू एस था,
यहां पर म्यू के हो जाएगा और बाकी सारी चीजें सेम नॉर्मल उसमें भी था, यहां भी रहेगा। और चूंकि म्यू के का वैल्यू म्यूस के रिस्पेक्ट में कम होता है, इसीलिए ये एफ के का वैल्यू जो होगा, एफ के का या तो ये छोटा होगा या एफ एस मैक्स के बराबर होगा। समझ गए? यदि स्पीड ज्यादा है तो एफ के का वैल्यू कम होगा एफ एस मैक्स के रिस्पेक्ट में। क्योंकि स्पीड ज्यादा है, वेल्डिंग्स हो ही नहीं पा रहे हैं, तो एक दूसरे के बीच में जो कांटेक्ट सरफेस है वो ज्यादा जुड़ ही नहीं पा रहा, जुड़ नहीं पा रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स कम लगेगा। फ्रिक्शन कब ज्यादा लगेगा? जब ग्रिप होगा। क्या आप बता सकते हैं? जब हम कॉलेज में थे तो हमारे इंटरव्यू में पूछा गया था, मान लीजिए कि कार का टायर है, तो कार का एक टायर वाइड कम है, ये है इस साइज का, और एक कार का टायर ये वाइड है, ये उसका सेंट्रल एक्सिस हो गया। समझ पा रहे हैं? साइड से देखेंगे तो कार का टायर ऐसा दिखेगा, ठीक है, फ्रंट से देखेंगे तो ऐसा दिख रहा है, तो उसका एक का विड्थ कम है और दूसरे का विड्थ ज्यादा है। ऐसा बहुत सारा आप देखे होंगे, साइकिल में भी देखा होगा आपने कि मोटा टायर का साइकिल भी आता है, लोग यूज करते हैं उसको, है ना, और एक पतला टायर का भी आता है, देखा होगा आपने। फ्रिक्शन किस में ज्यादा होगा? मोटे वाले में फ्रिक्शन ज्यादा होगा, दोनों में बराबर होगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स कांटेक्ट एरिया पे डिपेंड ही नहीं करता है। कहीं कांटेक्ट एरिया है इसमें लिखा हुआ? नहीं है, तो कांटेक्ट एरिया जितना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड किस पे करेगा? तो म्यू के पर। म्यू के क्या बताएगा? जो टायर में ग्रिपिंग किया जाता है, जैसे टायर ग्रिपिंग स्टार्टिंग में जब नया आता है टायर तो ग्रिपिंग किया रहता है, उसमें अच्छा क्लियर होता है। जैसे जैसे यूज होता है वो ग्रिपिंग छोटा होता है, मतलब कि खराब होता जाता है। तो जब ग्रिपिंग खराब होता है तो यदि आप ब्रेक लगाएंगे, खास करके पानी जब मतलब बारिश का समय हो और टायर का मतलब जो ग्रिपिंग खत्म हो गया हो, बहुत पुराना हो गया हो टायर, और यदि आपने ब्रेक लगाया तो गाड़ी स्कीड कर जाएगा। साइकिल भी यदि आप देखेंगे तो स्कीड कर जाएगा। तो रेकमेंड करते हैं कि आप टायर चेंज कर लें, नया टायर लाएं जिसमें पहले से ग्रिपिंग बेहतर हो। तो ग्रिपिंग बेसिकली क्या कर रहा है? वो कांटेक्ट जो है ग्राउंड के साथ में कांटेक्ट बेहतर कर रहा है। क्यों? क्योंकि ग्रिपिंग बेहतर होने से म्यू के बेहतर हो गया या म्यू बेहतर हो गया, और म्यू के बेहतर होने से फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा। अब छोटा सा आपको एक अंडरस्टैंडिंग बताते हैं। मान लीजिए कि ये टायर रोड पर है, ठीक है, रोड पे है, और इस टायर का ये सेंटर एक्सिस है और टायर को ऐसे घूमना है ताकि व्हील आगे बढ़े, ठीक। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? फ्रिक्शन आगे लगेगा। ये रोड है, ठीक, मेरा सवाल समझ रहे हैं ना? फ्रिक्शन जब भी लगेगा कांटेक्ट में लगेगा, ठीक। आपको यह बताना है कि इस टायर पर फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, टायर पर फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा। आखिर साइकिल का व्हील आगे बढ़ता कैसे है? आप पैडल प्रेस करते हैं, पीछे एक चैन का अरेंजमेंट होता है जो कि पिनियन में जाके लॉक हो जाता है। चैन टर्न करेगा जो पैडल से, तो पिनियन भी घूमेगा। पिनियन के साथ में टायर फिक्स होता है, जितना रोटेशन पिनियन लेगा उतना ही रोटेशन टायर को लेना होगा। ये बात अलग है कि पिनियन का डायमीटर कम होता है और टायर का डायमीटर ज्यादा होता है, लेकिन जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करना है वो टायर और पिनियन दोनों सेम करेगा, ठीक है। सर्कुलर मोशन पढ़ाएंगे तो और बेहतर बताएंगे। अभी जो हम सवाल मेरा वो सर्कुलर मोशन का नहीं है, अभी मेरा सवाल ये है कि यदि टायर को ऐसे आप जिधर देख रहे हैं उसके मुताबिक क्लॉकवाइज टर्न करना है, क्लॉकवाइज टर्न करना है, तो फ्रिक्शन फोर्स टायर पर ग्राउंड कैसे लगाएगा, किधर लगाएगा? आगे की तरफ लगाएगा, बोले। टायर सिस्टम है हमारा, इस पर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स बताना है आपको। यह देखना है, सब लोग ध्यान सुनिए, आपको यह देखना है कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, रोड के रिस्पेक्ट में टायर का मोशन किधर है, नेगेटिव एक्स में। तो ये इनके बीच का जो कांटेक्ट होगा वो उसमें जो फ्रिक्शन डेवलप करेगा वो नहीं चाहेगा कि रिलेटिव मोशन हो, तो रोड के रिस्पेक्ट में टायर इधर जाएगा, ठीक है। जब कीचड़ कहीं होता है, कहीं कीचड़ होता है और कीचड़ में यदि ये टायर है, तो यहां मान लीजिए कि मड है, मतलब मिट्टी है, गीला मिट्टी है,
तो ये टायर ऐसे घूमेगा तो मिट्टी मिट्टी को किधर फेंकेगा वो, पीछे की तरफ। तो टायर आगे बढ़ पाता है क्या? नहीं बढ़ पाता है। और लेकिन जब रोड पे रखते हैं तो टायर आगे बढ़ जाता है। हाँ, रिएक्शन नहीं दे पाता है। जैसे मिट्टी वहां पर गीला है और टायर ने टर्न किया तो वो साथ में मिट्टी को लेकर फोर्स देगा, वो फोर्स पीछे की तरफ दे दिया, मिट्टी चला गया, तो मिट्टी ने रिएक्शन तो दिया नहीं। लेकिन जब रोड पे आएंगे तो क्या होगा, टायर पीछे की तरफ फोर्स देगा रोड पर, तो रोड के पास सफिशिएंट म्यू है, तो वो क्या करेगा, रिएक्शन के तौर पर आगे की तरफ फोर्स देगा। ठीक है, एक्शन और रिएक्शन। जब टायर ने रोड पर पीछे की तरफ फोर्स लगाया, उसके रिएक्शन में रोड ने टायर पर फ्रंट में फोर्स लगाया, और वही उसी के कारण से रोड पर गाड़ी चल पाता है। बेसिकली वो रिएक्शन होता है, जितना आप एक्शन करेंगे उतना ही रिएक्शन मिलेगा। अब यहां पर हम फ्रिक्शन की बात करें तो ये इस रोड के रिस्पेक्ट में टायर इधर मूव करना चाह रहा है, यहाँ का जो सरफेस है उस सरफेस का टायर इस डायरेक्शन में मोशन करना चाह रहा है, तो इधर एक एक फोर्स लगा रहा है, इधर मोशन हो रहा है v, इधर होना चाह रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा। अब स्टैटिक हो काइनेटिक हो वो बात की बात है, इस डायरेक्शन में लगेगा और वो फ्रिक्शन फोर्स सफिशिएंट होगा उसको आगे धकेलने के लिए, होगा ना, तो पूरा का पूरा बॉडी आगे शिफ्ट करने लगेगा। समझ पाए इस बात को? ठीक है, तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, ये फ्रिक्शन फोर्स हमको चाहिए, हमें हमें रिक्वायर्ड है। यदि ये नहीं होगा तो व्हीकल आगे नहीं बढ़ेगा बहुत सारी जगह पर, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स हमें नहीं चाहिए। ठीक है, वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब हम जैसे ये बात कर रहे थे कि कांटेक्ट एरिया पे डिपेंड नहीं करता, तो फ्रिक्शन यहां लिखेंगे, ये छोटा सा ऑब्जेक्टिव में कभी पूछता है, फ्रिक्शन फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन कांटेक्ट एरिया। कांटेक्ट एरिया यानी कांटेक्ट एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, किस पे डिपेंड करेगा? हाँ, इट विल डिपेंड, it will depend on the roughness क्या हुआ? हा? क्या हुआ? ऐसे से रखते हो तुम? हमको लगा कुछ कोई उसको चुटकुला सुना दिया, वो अपना काम कर दिया, ये हंस रहा है। चलिए यहां पर देखिए, फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड एफ के दैट इज इक्वल टू म्यू के इनटू एन। एन निकाल सकते हैं हम, एफ के इज इक्वल टू म्यू के इनटू कितना, एन कितना होगा बोलिए, बराबर कितना? 100 न्यूटन। और म्यू के का वैल्यू सपोज मान लेते हैं 0.5 है, तो एफ के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.5 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 50 न्यूटन। समझ पाए? तो ये सिंपल काइनेटिक फ्रिक्शन की बात है। रिलेटिव मोशन जब है, मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल दूसरा देते हैं, सपोज करें कि एक रोड, ये एक ट्रॉली है, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक, उस पर रखा ये ब्लॉक है। अब ये ब्लॉक भी इस डायरेक्शन में, इसके इस डायरेक्शन में जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, इसके अकॉर्डिंग चल रहा है। तो आपसे पूछा जाए कि M1 इसको A ले लीजिए और ये B, तो आपसे पूछा जाए कि फ्रिक्शन ऑन A ड्यू टू B किधर होगा? इसको A कहेंगे, इसको A मान लीजिए। सिर्फ डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स क्या होगा ये बता देना है खाली। फ्रिक्शन A ड्यू टू B,
नेगेटिव एक्शन होगा। उससे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा, फ्रिक्शन ऑन ए ड्यू टू बी बोल रहा है ना, तो आपको पता करना पड़ेगा कि बी के रिस्पेक्ट में ए का मोशन क्या है। तो इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे ए का मोशन, तो इसके वेलोसिटी को जीरो किए और ये जो भी इसके पास वेलोसिटी है उसको रिवर्स करके इसमें ऐड करेंगे, तो इसके रिस्पेक्ट में 5 मीटर पर सेकंड से पॉजिटिव एक्स में, तो इसका मतलब है कि बी और ए जो जिस पर फ्रिक्शन लगेगा ए, वो नेगेटिव एक्स में होगा, है ना। तो इसमें ये डायरेक्शन होगा, ये होगा फ्रिक्शन फोर्स। और कैसा फ्रिक्शन होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। और ये किस पे होगा? ऑन ए ड्यू टू, जस्ट राइट डाउन कीजिए, इसको लिखिए, कंप्लीट कीजिए। जल्दी फास्ट कीजिए। तो थ्योरी ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, एक ग्राफ बचा हुआ है, वो जस्ट ग्राफ बताना है और एक पॉइंट और बताना है, एंगल ऑफ रिपोज। वो हम आपको करके दिखाना चाह रहे थे, एंगल ऑफ रिपोज। हाँ, क्या हुआ, क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? हमको भी बताओ, क्या इतना हंसी क्यों आ रहा है? चलिए अभी थोड़ा देर के बाद क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो फिर बताएंगे आप। ये एग्जांपल लेने के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बता रहे हैं। ऐसे सिर्फ क्लास में ही हंसते हो, ऐसे भी? असलियत में फास्ट कीजिएगा थोड़ा। 40 GB इसके पास स्पेस है। हमारा क्लास यदि 2 घंटा चला तो 35 GB तो ले ही लेगा। सुबह से नहीं खाया तो क्यों नहीं खाए, क्या दिक्कत हुआ? हाँ तो लोग का भी होता है, वो लोग खा के आते हैं। 5-10 मिनट का गैप होता है ना। कैसे नहीं गैप है? 11 बजे क्लास खत्म हुआ, हम 11:15 में आए हैं। शेड्यूल में है, देखिए ध्यान से। नहीं हुआ तो फिर मेरे तरफ से पार्टी पक्का। हो गया? आप लोग बैग लेके नहीं आएगा ना तो हम फिर हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बैग लेके आते हैं हमको डर लगता है। आजकल ऐसा सब तलवार आ गया है ना, 3 फोल्ड में फोल्ड हो जाता है, ऐसे ऐसे करके फोल्ड करके रख देता है सब, और निकालते समय पूरा एक मेरा एक फ्रेंड है हजारीबाग, एक गवर्नमेंट कॉलेज है, उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर है। 3 दिन पढ़ाता है, वेडनेसडे को, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे, बस थर्सडे को एकदम रिलैक्स कर रहा है। मतलब क्या हुआ, रिलैक्स कर रहे हो थर्सडे को? तो बोला कि नहीं, बच्चों ने हड़ताल कर दिया है। बोला क्यों? 3 दिन लगातार पढ़ा दिए ना।
यार हड़ताल करके देखिए तो। कॉलेज कौन जाते हैं जिनको नहीं पढ़ना है कि नहीं? जिनको नहीं पढ़ना है वो कॉलेज जाते हैं। कॉलेज में पढ़ाई होता है क्या? पढ़ाई होता है तो आज ये दिन देखना पड़ता है। तुमको दिख ही नहीं रहा है? तुमको नहीं दिख रहा तो यहाँ बैठ जाओ, जगह ही है, बैठ जाओ। यदि नहीं हुआ है तो प्लीज चैनल पे जाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए यहां पर ध्यान दीजिए सब लोग। एक ब्लॉक है जिसका मास 10 kg है और एक फोर्स लग रहा है इंक्लाइंड एंगल 37 डिग्री पर, और ये फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, वेरी करेगा, इंक्रीज कर रहा है लगातार। ठीक है, कांस्टेंट फोर्स नहीं है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, इसके म्यू यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू का वैल्यू म्यू एस बराबर 0.5 दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड, इसमें 2 पॉइंट्स और बोल रहे हैं। एफ इज, इसके बारे में बता रहा है फोर्स के बारे में, एफ इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। फाइंड whether the block will first slide or lift. लिफ्ट अप। क्वेश्चन ध्यान से समझिए, फिर बाद में लिखिएगा आराम से। देखिए यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है 10 kg और ग्राउंड पर रखा है या टेबल पर रखा है, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है। ठीक है, 0.5। अब कह रहा है कि ये फोर्स को जब ग्रेजुअली इंक्रीज किया जा रहा है, ठीक है, तो उसके कारण से 2 इफेक्ट होगा। ब्लॉक पॉजिटिव एक्स में स्लाइड भी कर सकता है, ठीक, और अपवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट भी कर सकता है। तो कह रहा है कि फाइंड वेदर द ब्लॉक विल फर्स्ट स्लाइड और लिफ्ट अप। पहले क्या होगा, लिफ्ट अप होगा या स्लाइड करेगा? ये आपसे सवाल पूछ रहा है। अच्छा सवाल इसलिए है क्योंकि ये डायरेक्ट इसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब वैल्यू नहीं पूछ रहा है, लेकिन वैल्यू के हेल्प से आप बता पाएंगे कि कौन पहले लिफ्ट करेगा या फिर स्लाइड करेगा। तो क्वेश्चन समझ गए? अभी ध्यान से देखिए, सॉल्यूशन इसका कर रहे हैं हम, ठीक है, फिर बाद में उतार लीजिएगा एक साथ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एबीडी ड्रॉ कर रहे हैं। तो एबीडी ड्रॉ करेंगे तो एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये एफ एक्स होगा, यानी कि जो फोर्स है उसका एक्स एक्सिस। तो यहां लिख सकते हैं एफ कॉस 37। ठीक है, ध्यान रखिएगा एफ कांस्टेंट नहीं है, वेरी करेगा। ठीक है, तो एफ एक्स भी वेरी करेगा, कर सकता है। तो एफ कॉस 37 हो गया। और वाई डायरेक्शन में हम लेंगे, इसको लिखेंगे एफ वाई, दैट इज इक्वल टू एफ साइन 37। ठीक, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी और अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल। ठीक, अब समझिए ध्यान से जो हम लिख रहे हैं। तो व्हेन
द ब्लॉक विल लिफ्ट अप। यदि ब्लॉक लिफ्ट करेगा, ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर की तरफ जाएगा, तो नॉर्मल 0 हो जाएगा। समझिए, ब्लॉक जैसे ही लिफ्ट अप हुआ तो कांटेक्ट छूटा, तो नॉर्मल 0। तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, F sin 37 प्लस N माइनस mg इज ग्रेटर और इक्वल टू, इसको इधर कर लीजिए, ऐसा लिख सकते हैं क्या? ध्यान समझिए इसको, ये क्या लिखे, क्या होने के लिए, लिफ्ट अप होने के लिए। लिफ्ट अप होने के लिए मतलब F sin 37 प्लस N का ज्यादा होना जरूरी है इससे, या मैक्सिमम के बराबर होना जरूरी है। यदि इससे ज्यादा हो गया तो लिफ्ट कर ही जाएगा, ठीक। तो लिफ्ट करेगा तो उसमें N का वैल्यू क्या होगा? हाँ, तो एट द टाइम ऑफ लिफ्टिंग अप N विल बी इक्वल टू क्या होगा? 0। और F sin 37 विल बी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? mg। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के चलिए, ठीक है, समझ पाए? अब स्लाइड होने के लिए क्या कंडीशंस है? तो इधर F cos 37 है, डाउनवर्ड इस डायरेक्शन में F स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, उसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, क्योंकि उसके मैक्सिमम वैल्यू को क्रॉस करेगा तो स्लाइड कर जाएगा, ठीक। तो यहां पर फॉर स्लाइडिंग हम क्या लिख सकते हैं? F cos 37 माइनस Fs मैक्स ग्रेटर और इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं? ये माइनस ए और इक्वल टू बोलो, इसको डायरेक्ट हम यहां पर म्यू के इंटू एन, ठीक है, इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हैं? 0 लिख सकते हैं क्या? बोलो, नहीं समझ में आया? देखिए, स्लाइड कब करेगा ये इस डायरेक्शन में स्लाइड कब करेगा? जब F cos 37, उसको रोकने वाला कौन है? Fs मैक्स, उसको जस्ट ओवरकम कर जाएगा। इसका मान लीजिए मैक्सिमम वैल्यू, सपोज करें इसका मैक्सिमम वैल्यू 10 न्यूटन है, तो इसका 10 न्यूटन या उससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो हमने ये चीज जो लिखा है, F cos 37 ग्रेटर और इक्वल टू म्यू के इंटू एन, ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, ठीक है। और स्लाइड करने के लिए, फॉर स्लाइडिंग तो स्लाइडिंग के लिए F cos 37 ग्रेटर देन म्यू के इंटू एन, सॉरी म्यू के नहीं होगा, म्यू एस इंटू एन, और एन का वैल्यू क्या है? म्यू एस। एन का वैल्यू यहां से देखिए क्या आ रहा है, यहां पर एन का वैल्यू mg माइनस एफ, mg माइनस एफ साइन 37 होगा, लिख सकते हैं ये, एन का वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। तो एन इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? mg माइनस एफ साइन 37 डिग्री, ठीक है। ये वैल्यू यहां रखे, अब यहां से इसको डिवाइड करते हैं f, और यहां डिवाइड करते हैं ग्रेटर देन, यहां पर पहले इसको लिख लेते हैं, f cos 37 हो गया, और ग्रेटर, और ये आ जाएगा म्यू एस इंटू एम जी माइनस म्यू एस एफ साइन 37, ठीक। यहां से इसको यहां लेंगे तभी f कॉमन आ जाएगा, आएगा ना, यहां से f कॉमन आएगा ना, तो यहां पर लिखेंगे f कॉमन लिखेंगे तो cos 37 प्लस म्यू एस इंटू साइन 37 ग्रेटर देन म्यू एस इंटू एम जी, ऐसा लिख सकते हैं। इसको पूरे को डिवाइड करेंगे तो f बराबर क्या आया? f इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? म्यू एस इंटू एम जी, डिवीजन में cos 37 प्लस म्यू एस इंटू साइन 37।
तो ये वैल्यू जो आएगा वो फोर्स का वैल्यू होगा जो स्लाइड करने के लिए और साथ साथ लिफ्ट करने के लिए भी जरूरी होगा। जैसे यहां पर ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू ये बता रहा है कि यदि वो लिफ्ट कर जाएगा, यहां से n का वैल्यू यदि वो लिफ्ट कर जाएगा तो लिफ्ट करेगा तो उस केस में ये वैल्यू mg से ज्यादा होगा। मास कितना है उसका 10 kg, g का वैल्यू हम 10 लेके चलते हैं तो ये कितना आ जाएगा वैल्यू f साइन 37 का वैल्यू कितना 3/5 प्लस n और ग्रेटर देन कितना 10 इंटू 10। ठीक, तो यहां से आ जाएगा 3f/5 प्लस n इज ग्रेटर देन 100 न्यूटन। अब यहां पर n का जब लिफ्ट कर जाएगा तो n 0, तो f बराबर कितना 100 इंटू 5 और ये ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 100 इंटू 5/3 होगा। तो f ये लिफ्ट करने के लिए कितना आ गया 500/3 न्यूटन। और स्लाइड करने के लिए क्या होगा म्यूएस का वैल्यू पता है, mg का पता है, कॉस का पता है, म्यूएस साइन 37 का पता है। तो इसका वैल्यू निकालेंगे f स्लाइड के लिए तो ये ग्रेटर देन म्यूएस वैल्यू कितना है 0.5 इंटू mg कितना है 10 इंटू 10 डिवीजन में cos 37 4/5 प्लस म्यूएस कितना 0.5 इंटू यहां 3/5 होगा। तो f स्लाइड इज ग्रेटर देन यहां कितना आ गया 100/5 हो जाएगा 50 हो जाएगा ना ये डिवीजन में यहां पर 1/2 तो 10 आएगा तो ये 8 प्लस कितना हो जाएगा 3। ठीक, तो f स्लाइड कितना हो गया ग्रेटर देन 500/11। तो 500/11 है और लिफ्ट कितना है 500/3 है। तो ज्यादा बड़ा वैल्यू किसका है लिफ्ट का। तो क्या लिखेंगे द ब्लॉक, यहां पर पहले ये ड्रॉ कर देते हैं f लिफ्ट इज ग्रेटर देन f स्लाइड। सो द ब्लॉक will lift up firstly, then it will slide। बात समझ में आया कुछ, समझ में आया कुछ। मतलब ब्लॉक पहले लिफ्ट करेगा क्योंकि उसका वैल्यू जो है कितना है 500/3 है, ये ज्यादा वैल्यू है, उसके बाद स्लाइड करेगा। ठीक है, अब आप बोलेंगे लिफ्ट करेगा तो स्लाइड कैसे करेगा, कांटेक्ट छोड़ देगा तो स्लाइड कैसे करेगा। लेकिन जस्ट लिफ्ट करने वाला हो, मेरी बात को समझिए, ग्राउंड को छोड़ा नहीं है। मैंने एक एग्जांपल लिया था बहुत पहले, स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि कांटेक्ट सरफेस यदि कांटेक्ट में है ब्लॉक ग्राउंड के, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वहां पर नॉर्मल मतलब लगेगा, नॉर्मल 0 भी हो सकता है, जस्ट कांटेक्ट में आया है वो। जब वो अपना वेट उस सरफेस पे देगा तो नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा। ठीक, मैंने क्या रखा है यहां पर जस्ट वो मतलब टच कर गया, मतलब नॉर्मल उसमें 0 है और उसके बाद स्लाइड करेगा वो। बात समझ पाया इस बात को। जैसे मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है, ये ग्राउंड सरफेस है, तो ग्राउंड सरफेस पे अभी हम इसको रखे नहीं है तो ग्राउंड नॉर्मल नहीं देगा, लेकिन जब इसका पूरा का पूरा वेट इस ग्राउंड पे आ गया तब उसने नॉर्मल दिया। सिर्फ टच करने पर वो नॉर्मल नहीं देगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल कब देगा जब उस ग्राउंड सरफेस पर फोर्स लगेगा तब वो रिएक्शन देगा। जो जब इसका वेट पूरा उस पर आया ही नहीं तो रिएक्शन देगा ही नहीं। ठीक है, और वो लिफ्टिंग कंडीशन होगा, उसका पूरा वेट लिफ्ट हो गया और उसके बाद स्लाइड कर जाएगा। और चूंकि ये ज्यादा है इसलिए पहले लिफ्ट होगा। समझ गए? उतारिए।
हाँ एन है, क्या बोल रहे हैं? तो यहां जीरो लिए है ना, देखो एन कहां लिए इसमें, ये न्यूटन है, फोर्स है। फिर वही गलती, अच्छा तुम ये नहीं देख रहे हो, इसको 100 से 5 से मल्टीप्लाई किए, 3 को डिवाइड किए, तो ऑब्वियसली एन जीरो हो गया है। एक चीज थोड़ा सा चेंज कर देना है खाली, बाकी सब ठीक है। ये समझ में आया? उल्टा कर दिए, ये समझ में आया तो बताइए। ब्लॉक विल स्लाइड फर्स्ट देन लिफ्ट अप, क्यों? क्योंकि स्लाइड करने के लिए कम फोर्स की रिक्वायरमेंट है। स्लाइड करने के लिए कम फोर्स चाहिए। स्लाइड करने के लिए कितना चाहिए? 500/11, और लिफ्ट करने के लिए ज्यादा फोर्स की जरूरत है। समझ गए? तो लिफ्ट करने के लिए ज्यादा फोर्स की जरूरत है, तो यदि कम फोर्स रहा तो पहले स्लाइड करेगा कि लिफ्ट करेगा? जैसे इसको ऐसा समझिए, जैसे मान लीजिए कि लिफ्ट करने के लिए 500 न्यूटन का जरूरत है और स्लाइड करने के लिए 300 न्यूटन का। समझे ध्यान से, स्लाइड करने के लिए 300 का और लिफ्ट करने के लिए 500 का। तो मान लीजिए कि 400 न्यूटन का फोर्स लगाया एफ, तो स्लाइड करेगा, लिफ्ट तो नहीं करेगा। समझ पाए बात को? तो इसलिए यदि हम फोर्स ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे तो पहले 300 न्यूटन आएगा कि पहले 500 न्यूटन आएगा? जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले स्लाइडिंग का लिमिटिंग क्रॉस होगा, तो पहले स्लाइड करना शुरू कर देगा और फिर लिफ्ट करेगा। बात समझ में आया? क्योंकि फोर्स को ग्रेजुअली इंक्रीज करना है। क्या लिखा हुआ है?
तो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, तो पहले 300 न्यूटन अचीव करेगा, जीरो से आएगा तो 0, 100, 200, 300, फिर लिफ्ट करेगा 500 पर। ठीक है, एक बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो ज्यादा फोर्स होगा वो बाद में होगा, जो फोर्स पहले कम होगा वो फेनोमेना पहले होगा। तो स्लाइडिंग का पहले फेनोमेना होगा, उसके बाद लिफ्टिंग होगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फास्ट, एक्चुअली फास्ट इसलिए क्योंकि स्पेस कम है रिकॉर्डिंग में। मन नहीं कर रहा है पढ़ने का? चलिए ध्यान दीजिए, 20 kg मास का ब्लॉक है और एक ट्रॉली है और स्ट्रिंग से बंधा हुआ है। आपसे पूछ रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रॉली। ट्रॉली का एक्सेलरेशन निकालना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, एफबीडी ड्रॉ करना है। दोनों का एफबीडी ड्रॉ करेंगे क्योंकि ये 4 kg मास नीचे जाएगा तो ट्रॉली फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। मास 4 kg नीचे जाएगा, ट्रॉली फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन सेम होगा क्योंकि दोनों मासेज सेम स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब इसका यदि एफबीडी ड्रॉ करेंगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में 4 × g, अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन। इसका एफबीडी ड्रॉ हुआ, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा a, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, फॉर 4 kg मास। इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, mg माइनस टी बराबर m इंटू ए, और m कितना है 4 × g माइनस टी बराबर 4a, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब ट्रॉली की बात करें तो ट्रॉली में इस डायरेक्शन में टेंशन होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका mg दैट इज इक्वल टू कितना 200 न्यूटन, अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल। यहां पर म्यू यानी कि जो रफनेस है, म्यूएस दिया हुआ है, म्यूएस का वैल्यू दिया हुआ है 0.02। तो अब यहां पर फ्रिक्शन पीछे लगेगा, जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। ठीक, ब्लॉक को आगे जाने पर, तो इसका एफबीडी क्या लिखेंगे, टी माइनस म्यू एस इंटू एन इज इक्वल टू 20 × ए, इक्वेशन नंबर 2 होगा ना। तो इक्वेशन 1 और 2 में हम यदि ऐड करेंगे तो टी कैंसिल हो जाएगा, और एक्सेलरेट ये हमको पता है एन का वैल्यू, तो टी माइनस 0.02 और एन का वैल्यू कितना होगा 200 बराबर 20 ए, इक्वेशन नंबर 3। तो ऑन एडिंग 1 प्लस 3, तो ऐड करने पर क्या आ रहा है 4g माइनस ये कितना आ जाएगा, बोलिए 4 होगा, और यहां डबल जीरो
तो यहां पर पॉइंट आ गया, उसके बाद इधर हो गया बराबर, ये कितना आ जाएगा 24a होगा। तो 44 इज इक्वल टू 24a, तो एक्सेलरेशन a बराबर कितना आएगा, बोलिए बोलो। 44 डिवाइड बाई 24 दैट इज इक्वल टू 11/6। तो 11/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन होगा, वही ट्रॉली का भी एक्सेलरेशन होगा 11/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन है। तो 11/6 कितना होगा, 11/6 है ना, तो 1 पॉइंट कितना आएगा, 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए इसको राइट डाउन के लीजिए, क्वेश्चन और करते हैं। डाउट है तो बोलिए। 2 2 जा 4 हुआ ना, और यहां पर जैसे इसको 2 मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, तो 2 2 जा 4 और यहां डबल जीरो दे देंगे, और कितने के बाद 2 जीरो के बाद डेसिमल है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल दे दिए। क्या हुआ, 4G है, अच्छा 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 40 हो जाएगा ना ये, एक सेकंड ये 48 मुझे लग गया। तो ये कितना हो गया 40 और -4 इज इक्वल टू 24a, कितना आया 36 इंटू 24a, तो a बराबर कितना आ गया 36/24। तो ये कितने कैंसिल होगा, ये 4, एक मिनट कितने टाइम्स में होगा ये 3/2, दैट इज इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकेंड। 1.5 ना, 4G 48 हो गया, मतलब मेरा ही लिखा हुआ हम ही कोई ध्यान नहीं रहा है। अभी तो 5G चल रहा है ना। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। तो 6 हो गया, तो 40 माइनस 6 इज इक्वल टू टी, तो टी इज इक्वल टू कितना हो गया 34 न्यूटन। अगला क्वेश्चन यही है आपका, चलो मॉड्यूल निकाल के देखिए। 66 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यही है ना, 66 और 67 देखिए। चलिए देखिए यहां पर इस क्वेश्चन को, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। μ1 का वैल्यू शायद 0.01 दिया है क्या, 0.1 दिया है, ठीक है, और यहां μ2 का वैल्यू 0.2 दिया हुआ, ठीक। इस पर एक्सटर्नल फोर्स F लग रहा है, what is the maximum horizontal
force, what is maximum horizontal force F which can be applied to the block B, which can be applied on block B, so that the both blocks will have same acceleration. फिर टेस्ट होने वाला है, फिर बम फूटेगा। इस बार तो धूमधाम से फोड़ेंगे बम। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? ध्यान समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन शायद कितना नंबर क्वेश्चन है? 70 कितना है? 69 नंबर क्वेश्चन है। ध्यान से समझिए, अच्छा क्वेश्चन है और ध्यान से समझिएगा। अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम लीजिएगा तब बनेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले ये समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ब्लॉक बी रखा हुआ है, बड़ा ब्लॉक है, उससे छोटा ए ब्लॉक है, इसलिए दोनों का मास में भी अंतर है। बी का मास m है और ए का मास m/2 है। ठीक है, दोनों का कॉन्टेक्ट सरफेस है, दोनों का अपना अपना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है। इसका 0.1 है, इसका 0.2 है। ठीक है, यानी कि इसका रफनेस ज्यादा है, इसका रफनेस कम है। एक्सटर्नल फोर्स F लगा है बी पर। अब इस एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प से जब हम इस बी ब्लॉक को इधर खींचेंगे तो क्वेश्चन में कह रहा है कि वो मैक्सिमम क्या होगा फोर्स, सो दैट कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम हो। दोनों का एक्सेलरेशन सेम हो मतलब दोनों सेम फोर्स से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए। तो बी तो डायरेक्ट है, कांटेक्ट में है, तो वो तो जाएगा ही। उसी अमाउंट के फोर्स से इसको भी जाना है ताकि एक्सेलरेशन सेम हो। एक्सेलरेशन सेम होने के लिए अमाउंट ऑफ फोर्स होना जरूरी सेम नहीं है, क्योंकि मास अलग अलग है। बात को समझिए, जो एफ बी है इज इक्वल टू एम बी इंटू ए होगा। तो ए बराबर क्या हो गया? एफ बी बाई एम बी। सेम यही एक्सेलरेशन हमको लेना है ए बराबर, तो फोर्स ऑन ए बाई एम ए। तो ये तो एम किसके बराबर है? यहां तो एम बी बाई 2 होगा ना, तो 2fa बाई एम बी ऐसा लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि ए पे यदि फोर्स जो लग रहा है, जो भी फोर्स लग रहा है उसको हम दुगना कर देंगे तो एक्सेलरेशन सेम मिलेगा। लेकिन हमको बी पे फोर्स जो लग रहा है उसको दुगना करने की जरूरत नहीं है। रीजन ये है क्योंकि मास अलग अलग है। समझ पाए? ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये आपको समझना होगा, ये कॉन्सेप्ट डेवलप करना हो पड़ेगा तब वो क्वेश्चन बनेगा। ठीक, इसका मतलब है कि बी पे फोर्स एफ लग रहा है, ए पे कोई और फोर्स लग रहा होगा। हमको वो बात का नहीं सोचना, हमको ये सोचना है कि एक्सेलरेशन दोनों का सेम है। ठीक है, तो हम सब पहले हम क्या करते हैं कि ये ब्लॉक का एबिलिटी बनाते हैं। ए का एबिलिटी बनाएंगे तो हमको क्या क्या चीज की जरूरत होगी? एबिलिटी में तो फोर्सेस दिखाएंगे, लेकिन हमको एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या क्या जरूरत होगी? नेट फोर्स, फ्रिक्शन भी आएगा, जो कि ए और बी के बीच में कांटेक्ट है, तो इसके कारण ए का यदि एबिलिटी बनाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स दिखाना होगा। अच्छा, ए के रिस्पेक्ट में बी किधर जा रहा है? ए के रिस्पेक्ट में बी किधर जाना चाह रहा है? पॉजिटिव एक्स में। अब हमको देखना है कि ए पर फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा। बोलिए, ए पर फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? ए पर बी के कारण फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ना। जैसे देखिए, 2 मिनट देखिए, यहां पर इसका एबिलिटी बनाते हैं। सबसे पहले डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम ए इंटू जी, अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल ए। ठीक, उसके बाद इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है तो बॉडी आगे बढ़ेगा कैसे? ध्यान समझिए, बी को हम बी पे यदि हम बैठ के देखेंगे ए को, तो बी किधर जा रहा है? पॉजिटिव एक्स में।
तो बी के रिस्पेक्ट में ए किधर जा रहा होगा, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, तो ये वो फ्रिक्शन फोर्स होगा, ये वो फ्रिक्शन फोर्स होगा जिस कारण से ब्लॉक ए जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। होगा कि नहीं होगा, और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर गया तो मैक्सिमम वैल्यू लेगा, बराबर म्यू कितना है, म्यू एस म्यू टू इंटू एन लेगा, तो एन ए होगा। तो समझ पाए, नहीं समझ में आया, ये समझ में आया। और यही एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यही एक वो फोर्स है जिस फोर्स के कारण बॉडी एक्सेलरेट करेगा। कौन, ए करेगा। क्वेश्चन का लेवल समझ रहे हैं, देख रहे हैं कैसे क्वेश्चन घुमा रहा है। इसलिए बोले कि फ्रिक्शन जो है वो फ्रिक्शन फोर्स लगता तो बॉडी पर है, लेकिन आपका रीढ़ का हड्डी सीधा कर देगा। समझ गए, यदि थोड़ा सा भी मिस्टेक किए वो ऑप्शन में रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग इस डायरेक्शन में मास ऑफ ए इंटू एक्सेलरेशन ए, हमने कंबाइंड सिस्टम का एक्सेलरेशन ए माना है, तो ब्लॉक ए का भी वही होगा, बी का भी वही होगा। हमारा रिक्वायरमेंट भी वही है कि दोनों एक साथ एक्सेलरेट करे, वो मैक्सिमम फोर्स निकालना है। ठीक है, मैक्सिमम निकालना है, इसीलिए इक्वल लेके चलना है। तो अब आइए इसके अकॉर्डिंग चले, तो कितना है ये 0.2, और ये कितना हो जाएगा, एन ए इज इक्वल टू एम ए इंटू ए। अब यहां एन ए की जगह पर क्या पुट करेंगे, एम ए इंटू जी इज इक्वल टू एम ए इंटू ए, कैंसिल हो गया। तो ए बराबर क्या आ गया, 0.2 जी आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 कर लीजिए, आगे काम देगा। मतलब एक्सेलरेशन ए बराबर कितना आया, 0.2। समझ पाए इस बात को। अब हम क्या कर रहे हैं, अब दोनों को कंबाइंड सिस्टम मान रहे हैं। ठीक है, ऑन टेकिंग कंबाइंड सिस्टम किसको किसको, एम ए प्लस एम बी को, दोनों को कंबाइंड सिस्टम मान रहे हैं। तो अब यदि उसका हम एफबीडी ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह का होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम ए प्लस एम बी इंटू जी, जो ग्राउंड लगाएगा नॉर्मल, ये एन मान लेते हैं, एनसी कंबाइंड सिस्टम पर। ठीक है, तो ये नॉर्मल हुआ। उसके बाद ब्लॉक जब इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन होगा मैक्स। ठीक, तो इस डायरेक्शन में इसमें क्या होगा, एफ माइनस एफ एस मैक्स इज इक्वल टू एम ए प्लस एम बी इंटू ए। ये वही एक्सेलरेशन होगा जो ये होगा ना। अब ये फोर्स हमको निकालना है, तो एफ माइनस, अब एफ एस मैक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, म्यू 1, क्योंकि कॉन्टेक्ट ये ले रहे हैं, इसको कंबाइंड सिस्टम लिए तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सिस्टम हमारा कंबाइंड सिस्टम हुआ ये, इसलिए कॉन्टेक्ट ये हो रहा है, तो म्यू 1 लेंगे। तो यहां म्यू एन इंटू एम ए प्लस एम बी इंटू क्या होगा, जी इज इक्वल टू एम ए प्लस एम बी इंटू ए का वैल्यू क्या लिखेंगे, 0.2 जी आ गया। इसको फर्दर सॉल्व कीजिए, तो F बराबर क्या आएगा, इसको इधर लेके ऐड करेंगे तो एम ए प्लस एम बी ऐड कॉमन हो जाएगा, इसको इधर ले जाकर ऐड करेंगे तो ये दोनों कॉमन होगा, तो बचेगा क्या, म्यू 1 इंटू जी प्लस 0.2 इंटू जी। तो यहां आ जाएगा म्यू 1 कितना है, 0.1 इंटू जी प्लस 0.2 इंटू जी, ऐसा लिख सकते हैं। तो F इज इक्वल टू ए कितना है, m/2 प्लस एम, और इंटू ये कितना होगा, 0.3 इंटू जी होगा। तो F इज इक्वल टू ये 3m/2 और इंटू 0.3 जी होगा। तो यहां पर 3/2 इंटू 3/10 mg, तो ये कितना आ गया, 9/20 mg इज इक्वल टू 0.45 mg आएगा। ये ऑप्शन है। बोले समझ में आया, किसी को नहीं आया, सब चेहरे बता रहे हैं मास्टर आप मेरे जीवन से खेल रहे हैं।
ये इसका टफनेस का लेवल जो है 10 में हम देंगे 3 आउट ऑफ 10। जब इसका लेवल बढ़ाएंगे तो कल पढ़ाएंगे आपको, आपको हवा भी नहीं लगेगा कि किधर से कौन सा फोर्स किधर लग जा रहा है। हमने इसका टफनेस का लेवल दिया है 3, अभी 6 लेवल का हम क्वेश्चन देंगे, कल कराएंगे। इसको रिवाइज कीजिएगा आज घर जा करके, इसको पहले सॉल्यूशन बढ़िया से लिख लीजिए। इतना जल्दी समझ में आने वाली बात नहीं, हमको भी नहीं आया था। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, लेट कीजिएगा, लेट छुट्टी होगा फिर। चलिए सॉल्व करके बताइए। अरे तुम फिर तुम्हारा कहानी सुना रहा है, क्या हुआ? बनाओ क्वेश्चन। बात कौन कर रहा था अभी? सिंपल क्वेश्चन तो है ये। इसका एबिलिटी ड्रॉ करते हैं। जैसे मान लीजिए कंबाइंड सिस्टम का एक्सेलरेशन ए है, ए निकालना है हमको, ठीक है। इसका अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल एन ए होगा, इसका अपवर्ड डायरेक्शन में बी होगा। आ गया, वेरी गुड। तो नेट फोर्स फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, तो 200 माइनस एफ एक्स मैक्स किसका, ए का, माइनस एफ एस मैक्स बी का, और इक्वल टू कितना 25 इंटू ए। ऐसा ही किए हैं, ठीक। तो 200 माइनस ये कितना आया है, म्यू कितना है 0.2, और इंटू एन कितना है इसका, इसका 100 हो जाएगा, माइनस 0.2 इंटू 150 इज इक्वल टू 25 ए। तो 200 माइनस कितना ये आएगा 1/2 है, 0.2 है ना, तो ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 30 आ जाएगा 25 ए। तो 150 इज इक्वल टू 25 ए, तो ए बराबर कितना आ रहा है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो इजी क्वेश्चन था। इसका क्या सर्कुलर मोशन है वो रहने देना है आपको। 64 देखिए, a block of mass 2 kg rest on plane inclined at an angle 30 degree with horizontal. The coefficient of friction between block and surface is 0.7. What will be the friction force acting on the block? इसको करिए तो 64 नंबर, 64 नंबर की इजी क्वेश्चन है, करिए। सिक्सटी फोर नंबर।
17 इंटू 0.7 कितना होगा? 11.5 आ रहा है, 9। ठीक, ये एफ एस पैक्स आ गया। आपको देखना है कि ये कितना है, एम जी साइन 30 कितना है, एम कितना 2 इंटू 10 इंटू 1/2 दैट इज इक्वल टू 10 न्यूटन। तो फ्रिक्शन फोर्स 10 न्यूटन होगा ना, सी है, तो इसका मतलब यहां कुछ गड़बड़ी हो रही है, क्योंकि 11.9 ये है और यहाँ 10 लग रहा है, तो 11.9 लगाएगा ही क्यों वो? रेस्ट में तो इसलिए तो स्टैटिक का मैक्सिमम वैल्यू लिए हैं। एक सेकेंड, एम जी साइन थीटा के अलावा भी कुछ लगेगा क्या? 1/2। आंसर क्या दिया? सी दिया है। ऐसे भी तो 10 तो है ही नहीं ऑप्शन में। अच्छा, इसको देख लेते हैं और कहीं मिस्टेक है क्या, कुछ टाइपिंग एरर भी हो सकता है। इसके अनुसार तो 10 न्यूटन आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है इतना, तो 10 न्यूटन आंसर होना चाहिए। आंसर सी दे रहा है। ठीक है, इसको देख लीजिए, इसको ड्रॉ कर लीजिए। ये सब सही है, गलत कुछ है नहीं इसमें। इसको ड्रॉ कर लीजिए, कल इसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, टाइपिंग एरर कुछ हो तो। ऐसा क्वेश्चन तो आप लोग बनाए भी थे। तो कल आप लोग होमवर्क में 52 नंबर, क्वेश्चन नंबर 52 से कॉमन फोर्सेज इन मैकेनिक्स, क्वेश्चन नंबर 52 से लेकर 70 तक, इसमें से कुछ डिस्कस हो चुके हैं और कुछ बाकी है, वो कंप्लीट करके कल आइए। 52 से लेकर के 70, ठीक है, कल डिस्कस करेंगे और उसके बाद अच्छे अच्छे और क्वेश्चंस करेंगे। कुछ दो इसमें बच गया है, एक ग्राफ बताना है और एंगल ऑफ रिपोज, ये दो बताना है हम लोग को। ठीक है।